आदाब रेडमैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका और ईरान के जंग के कई महीने हो गए। कहने को एक सीज फायर भी है, कभी कभी एक दूसरे पे मिसाइल भी दाग दे रहे हैं। एक तरीके से वॉर चल रही है, वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप जो अपने स्ट्रेटेजिक हार से परेशान हैं, उनको ये लग रहा है कि वो ईरान की शर्तों पे ये युद्ध नहीं बंद करना चाहते। दूसरी तरफ ईरान है, जिसे पता है कि इतने सालों तक परेशानियां, लड़ाई, असैसिनेशंस ये सब झेल के अगर वो अमेरिका की शर्तों पे ये युद्ध को ख़त्म करता है तो फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस बीच वो लोग जो युद्धोन्मादी हैं, वो लोग जो नियोकॉन्स हैं, नियो कंजर्वेटिव्स हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर युद्ध का साथ दिया है, जिन्होंने ज़िंदगी भर तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस को युद्ध के लिए उकसाया है, उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के हैं, जैसा मैंने कहा, ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो वो नहीं लड़ना चाहते थे। दुनिया का ऐसा कोई युद्ध नहीं था जहां अगर अमेरिका के शामिल होने की ज़रा भी गुंजाइश होगी तो उसमें शामिल होने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करते थे, प्रेशराइज करते थे। लेकिन इस हफ्ते और रैदर पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। क्या है ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि कई ऐसे नियोकॉन्स और लिबरल इंटरवेंशनिस्ट, नियोकॉन जाहिर है नाम में ही है, नियो कंजर्वेटिव हैं, युद्धोन्मादी हैं, और लिबरल इंटरवेंशनिस्ट वो हैं जो कहते तो लिबरल वैल्यूज़ का साथ देते हैं, डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते हैं, अपने आप को लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, लेकिन लिबरल इंटरवेंशनिस्ट हैं, यानी लिबरल थॉट को इम्पोज करने के लिए वो भी दूसरे देश पे हमला करने के हक में बात करते हैं। इस हफ्ते 5 अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पे बयान आए। इनमें से 4 लोगों के बयान आर्टिकल की शक्ल में है और एक आदमी का बयान एक्स के पोस्ट की शक्ल में है। इसमें जैसा मैंने कहा कि मिक्सचर है, लिबरल इंटरवेंशनिस्ट भी हैं और नियोकॉन्स भी हैं। लेकिन इन पांचों के इस आर्टिकल में, और एक हफ्ते में ये हुआ है, एक चीज़ कॉमन है कि सब के सब डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारी हार हो गई है और अब बेहतर ये है कि पर्सियन गल्फ को, मिडिल ईस्ट को छोड़ दो उसके हाल पे और वहाँ से लौट आओ। इस लड़ाई में और नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये कोऑर्डिनेटेड एक अटैक है डोनाल्ड ट्रंप पे? या 5 अलग अलग शख्सियत एक ही रिजल्ट पे एक बार में पहुंचे हैं क्योंकि शायद सच्चाई उनके सामने दिख रही है? आज का वीडियो उसी पे कर रहे हैं। हम पांचों के टेक की बात करेंगे। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें और उनके आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लगे मिलेंगे। आप अगर उसको यानी वृहद तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उन आर्टिकल्स को जाके आप ढूंढ के उसको पढ़ भी सकते हैं। हालांकि जो लुब्ब लुबाब है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही आपको दे दूं, आपको इस जहमत से बचाऊं। तो ये कौन कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल है वो आपको नज़र आ भी रही होगी, फॉरेन अफेयर्स की। बड़ा अच्छा सा उसमें अमेरिका का चील व्हील बना हुआ है, वो बड़ी अच्छी पेंटिंग्स के साथ, आर्ट वर्क के साथ उसने किया है। वो मार्क लिंच का है। मार्क लिंच जो हैं वो लिबरल इंटरवेंशनिस्ट हैं। उनको लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए मुस्लिम कंट्री पे अटैक करना, ये इसमें उनको बड़ा जो है वो फ़ायदा आता है, फ़ायदा सूझता है। और मिडिल ईस्ट में ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के नाम पे वो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है जिसका वो साथ नहीं देते रहे हैं। और अगर डेमोक्रेट पावर में आएंगे तो ये इस जैसे लोग, जो मार्क लिंच जैसे लोग हैं, वो यानी उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी और उनकी बातें जो है वो सुनी जाएगी। अभी ऑफ कोर्स फेवर में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि वो डायरेक्ट नियोकॉन नहीं है। क्या लिखते हैं फॉरेन अफेयर्स में? उनका जो आर्टिकल है उसका हेडलाइन है द एंड ऑफ द अमेरिकन मिडिल ईस्ट, यानी ये जो अमेरिकी मिडिल ईस्ट है उसका खात्मा, ईरान एंड द लास्ट गास्प
ऑफ अ फेल्ड ऑर्डर, एक अमेरिकी लेड ऑर्डर जो है वो चूंकि फेल हो गई है, ईरान और उसके फेल होने में, वो फेल्ड ऑर्डर का जो लास्ट गास्प है, आखिरी सांसें जो गिन रहा है, उस पे वो आर्टिकल का वो है, हेडलाइन है। और जो चीज़ अंदर लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूँ, जो जहाँ पे वो इसकी वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द अमेरिकन मिडिल ईस्ट इज़ फिनिश्ड, अमेरिका का मिडिल ईस्ट खत्म हो चुका है। द रीजनल ऑर्डर दैट हैज़ प्रिवेल्ड सिंस 91 हैज़ बीन वन ऑफ द मेनी कैजुअलिटीज़ ऑफ द यूएस इजरायली वॉर विथ ईरान। कह रहे हैं कि इस वॉर के जो कुछ कैजुअलिटीज़ हैं उसमें ये लिबरल ऑर्डर भी है, रीजनल ऑर्डर भी है, जो 1991 यानी फर्स्ट गल्फ वॉर से प्रिवेल कर रहा था। The American and Israeli failure to dislodge the regime in Tehran has proved the bankruptcy of decades of sanction and violence. Decades of sanction और violence की bankruptcy को ये प्रूव करता है। अब वो लिख रहे हैं, जो काम की बात है, The inability of the United States to protect its Gulf allies from Iranian attacks or to keep the Strait of Hormuz open has fatally undermined the core security bargain that justified its network of security bases in the region. ये जो सिक्योरिटी बेसेज इसके रीजन में बनाए थे अमेरिका ने, उसका जो प्रेजेंस था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आप रीजनल एलाइज को बचा पाएंगे और फ्री मूवमेंट ऑफ शिपिंग जो है वहाँ पे हो पाएगी। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हैं तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। And Israel increasingly threatening posture and abandonment of any pretense of interest in reaching an accommodation with the Palestinians have ended Washington's decade-long mission of bringing the Arab allies and Israel together into an enduring security partnership. ये अब्राहम एकॉर्ड पे डायरेक्ट हमला है। ये कह रहे हैं कि इजराइल चूँकि उसको मनी नहीं है, वो बिना लड़ाई के समझता ही नहीं है, वो एकोमोडेशन कर ही नहीं सकता, तो ये जो पूरी की पूरी दोनों को मिला के एक इंड्योरिंग पीस लाने की जो आपकी कोशिश थी, इसका भी अब कोई मतलब नहीं। ये क्लियरली कह रहे हैं कि भागो वहाँ से। जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी आएगी तो इनकी वहाँ पे आपको दिखेगी, ये आपको नज़र आएंगे। एक रिवॉल्विंग डोर जो थिंक टैंक और अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान में दिखता है, वो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। इसके बाद अगला आर्टिकल अटलांटिक में है और ये रॉबर्ट कगान ने लिखा है। रॉबर्ट कगान सब जानते हैं, नियोकॉन हैं, हर वॉर के लिए लोग को उकसाते रहे हैं, इराक वॉर के प्राइमरी आर्किटेक्ट हैं, सीरिया में इंटरवेंशन के आर्किटेक्ट हैं। ये जब लगातार कहते रहे, ईरान के बारे में भी पहले कहते रहे हैं अटैक होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ईरान अनलीस्ड, हाँ, खूटे से छूटा हुआ ईरान। The dominant power in the Middle East from now on will not be the US or Israel but Iran. यानी मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर अब यूएस नहीं है और इजराइल नहीं है, वो ईरान होगा, ये कह रहे हैं। तवील आर्टिकल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक पैराग्राफ है जिसमें कहते हैं कि टुडे फाइंड्स ईरान इन इंटायरली न्यू सर्कमस्टेंसेज, इट हैज़ गॉन हेड टू हेड विद द सुपर पावर इन इजराइल विदाउट विदस्टूड अ पाउंडिंग फ्रॉम देयर मोस्ट एडवांस वेपन एंड मोर देन सर्वाइव्ड। यानी उनके खिलाफ लड़ा और उनके मोस्ट एडवांस वेपन से उस पर हमले किए गए, उस हमले को झेल के आज भी खड़ा है। As a result, Iran has, with American help, completely refigured the power structure of the Middle East and the Persian Gulf. अमेरिका की मदद से ही उसने इस पूरे खित्ते के उसको रिकॉन्फिगर कर दिया है, जैसे मोबाइल में आप रीसेट करते हैं। द डोमिनेंट पावर इन द रीजन गोइंग फॉरवर्ड विल बी ईरान। इस रीजन का जो सिरमौर होगा आगे वो ईरान होगा, नॉट द यूएस, नॉट द इजराइल। यूएस और इजराइल नहीं होंगे। नेबरिंग कंट्रीज आर ऑलरेडी मेकिंग देयर एडजस्टमेंट्स टू दिस न्यू रियलिटी। जो नेबरिंग कंट्री हैं वो ये नए सच्चाई के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट, अपनी चीज़ें जो हैं वो खुद कर रहे हैं। मोर डिस्टेंट पावर्स विल टू, जो पावर डिस्टेंट हैं यानी अमेरिका और बाकी लोग हैं, वो भी इसको अपने आप को एडजस्ट करेंगे। फॉर ईयर्स द वर्ल्ड हैज़ बीन डीलिंग विद इरानियन कॉन्स्ट्रेंड विथ एन ईरान कॉन्स्ट्रेंड, इट विल नाउ डिस्कवर दैट ईरान अनलिस्ड लुक लाइक। इतने सालों से एक कॉन्स्टेंट ईरान को दुनिया देख रही थी, अब एक अनलीस्ड ईरान जो है उसको दुनिया देखेगी। तो ये रॉबर्ट कगान साहब कह रहे हैं, जो इस वॉर के लिए भी उकसा रहे थे, बाय द वे, ये ध्यान रखें। आगे वो लिखते हैं उसी आर्टिकल में कि ईरान को एमओयू की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है यूएस से, और वो उनको न्यूक्लियर वेपन की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में कहते हैं कि सैंक्शंस आगे आप लगाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा असर नहीं होंगे, वो एडजस्ट कर जाएगा। वो कहते हैं ईरान कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ अ मोर यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर देन अ न्यूक्लियर वेपन। किसी भी न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा है। In the new order that Iran is creating, a global sanctions regime is likely to be unsustainable. एक नया जो ये क्रिएट कर रहा है, इसमें ग्लोबल सैंक्शन regime, जो अमेरिका लेड ग्लोबल सैंक्शन regime है, वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा।
अब अगला नंबर किसका है? न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिख रही हैं रोजमेरी क्लानिक। रोजमेरी क्लानिक जो हैं वो सेंटर फॉर डिफेंस प्रायोरिटीज़ नाम से आपको समझ सकते हैं कि क्या है, और इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट वो इस पे दे रही हैं। कॉलम लिखा है इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में, क्या कहती हैं ये सुनिए, बड़ा मज़ेदार है। ये कह रही हैं 24 तारीख को लिखा है इन्होंने, लेट ईरान कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बस सिंपल सा, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेने दीजिए। इनका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि देखें, ट्रांजिट फ़ी अगर ईरान चार्ज कर रहा है किसी और सूरत में, तो वो जो प्रोलॉन्ग्ड क्लोज़र होगा ये जो स्ट्रेट का, उससे बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि वो ट्रांजिट फ़ी बहुत मामूली होगा, और अगर ये क्लोज़र रहा तो इससे जो ग्लोबल इकॉनमी में हैवॉक दिख रही है, जो ऑलरेडी कह रही हैं कि जापान में और साउथ कोरिया में देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको सँभालना। तो वो कह रहे हैं कि एम्बैरेसिंग होगा यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप के लिए, लेकिन वो इस फ़ी को, ट्रांजिट फ़ी को करने दें। और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहती है कि इसको अगर ईरान मोनेटाइज़ करता है और उसको इससे पैसे आते हैं, तो आगे से हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के में ईरान के अपने इंटरेस्ट का नुकसान होगा, या उसको जो अगर उस पैसे की आदत लग जाएगी तो वो फिर हॉर्मुज़ आसानी से छोटी चीज़ पे ब्लॉक नहीं करेगा। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। आप देख सकते हैं, ये भी दुनिया के किसी भी वॉर के लिए बड़ी ही एकदम उद्वेलित, उत्साहित रहती थी। और जैसा मैंने कहा कि इनका रसूख जो है वो अगेन ये लिबरल इंटरवेंशनिस्ट हैं, डिफेंस की हैं। इनका रसूख दोनों पार्टी में है, लेकिन डेमोक्रेट्स में ज़्यादा है। अब उसके बाद नंबर किसका आता है? उसके बाद नंबर आता है जनरल मैककैफरी का। हॉक हैं, लेकिन उस तरह के हॉक हैं जो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से हैं, नियोकॉन लेकिन ज़रूर हैं। याद होगा आपको सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी, गल्फ़ वॉर हुई थी, उसमें आपको याद होगा एक चीज़ थी, हाईवे ऑफ डेथ। आपको याद होगा जब इन्होंने सद्दाम हुसैन से कहा था कि तुम अपनी ट्रूप को विड्रॉ करो, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, और ट्रूप जब ओपन में डेजर्ट के बीच रास्ते से विड्रॉ कर रही थी, तो इन्होंने बम्बार्ड करके हज़ारों सैनिकों को और इक्विपमेंट्स को वहाँ पे मार दिया था। उसको हाईवे ऑफ डेथ स्लॉटर कहते हैं। 1991 वॉर में उसको इन्होंने ही किया था, यही जर्नैल थे जिसने वो काम किया था। ये यहाँ पे इनका ये है मामला कि ये एक ट्वीट है जो एक और एनालिस्ट हैं वो ट्वीट करते हैं 22 तारीख को, और कहते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का रीसप्लाई की इशू इसलिए गड़बड़ हो गई है कि ईरान ने, जैसा हमने पहले भी आपसे बोला था कि बहरैन में जो एनएसए है, जो 5th फ्लीट का जो मेन लॉजिस्टिक हब है, उसको मार के नेस्तनाबूद कर दिया। तो उसके बाद से ये है कि नेवी को सप्लाई लेने के लिए डिएगो गार्सिया जाना पड़ता है इंडियन ओशन में। डिएगो गार्सिया 2200 माइल यानी तकरीबन आप मान के चलें कि 3500 किलोमीटर पे है, और जो अभी जो बहरैन में उनको करना पड़ रहा था वो 1200-1300 किलोमीटर, 1300-1400 किलोमीटर पे था। तो जाहिर है कहाँ 1400 किलोमीटर, कहाँ 3500 किलोमीटर। ये जो 3 दिन में आप रीस्टॉक करके वापस लड़ाई के लिए आ जाते थे, उसमें अब आपको 10 दिन लग रहे हैं, और जाहिर है कि इसको लेके ये प्रॉब्लम हो रही है। जो लॉजिस्टिक की शॉर्टेज पेंटागन को नज़र आ रहा है। और ये बात जब स्टार एंड स्ट्राइप्स जो डिफेंस वहाँ के पेंटागन से जुड़ी हुई एक अखबार है डिफेंस की, उसके एडिटर ने जब ये लिखा था तो उनको नौकरी से निकाल दिया। उसके जवाब में बैरी आर मैककैफरी लिख रहे हैं, जो ये अभी मैंने ट्वीट पढ़ा वो एंटोनी सकारमुची का है, वो भी एनालिस्ट हैं, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बैरी आर मैककैफरी का है, जनरल का, जिसने वो हाईवे ऑफ डेथ जो है स्लॉटर किया था, बाद में भी वो बड़े अहदे पे रहे। उनका कहना है, इन माई जजमेंट, मेरे हिसाब से the US armed forces have probably permanently lost access to the 15 पर्सियन गल्फ बेसिस। मेरे हिसाब से US आर्म फोर्सेस ने शायद ये जो 15 पर्शियन गल्फ में परमानेंट बेसिस थे, उनको मेरे ख्याल से प्रोबेबली वो परमानेंटली उनके हाथ से निकल गया है। ईरान नाउ पॉइज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ गल्फ स्टेट। अब वो गल्फ स्टेट के एक्सेस को ईरान कंट्रोल करेगा। यूएस विल हैव टू निगोशिएट न्यू एक्सेस इन वेस्टर्न सऊदी अरब। उनको नए एक्सेस, नए जगह खोजने पड़ेंगे वेस्टर्न सऊदी अरब में, इसराइल में और सदर्न यूरोप में। ये इनका कहना है। अच्छा, इसके अलावा एक जो आखिरी कॉलम है वो फिनेंशियल टाइम्स में लिखा है, और उसको किसने लिखा है? जैकब जुडा ने लिखा है। नाम से ही आप समझ सकते हैं उनका झुकाव किस तरफ होगा।
वो लिखते हैं आर अमेरिकन्स वास्ट गल्फ बेसेस वर्थ रिबिल्डिंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन रेटोरिकल, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन तो आप पूछते हैं लेकिन जवाब आपको पहले से मालूम होता है। कहते हैं कि ये जो वास्ट गल्फ में जो ये बेसेस हैं, क्या ये इनको बनाया जाना चाहिए, क्या बनाने योग्य हैं? मतलब नहीं है, कहने का ये मतलब हुआ, मुराद ये है। तो क्या कहते हैं उस आर्टिकल में वो कई लोगों को कोट करते हैं, जिसमें वो नेट स्वेंसन, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द ईरान एंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो कहते हैं देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ यूटिलिटी इन रिबिल्डिंग सम ऑफ दीज साइट्स। वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ साइट्स को बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और वो बात में कहते हैं कि ही नोटेड द नीड टू फंड ए रिबिल्ड ऑफ अदरवाइज अनवांटेड इंस्टॉलेशंस कुड एक्सेलरेट एग्जिस्टिंग ट्रेंड। यही ट्रेंड वापस से होगा, इसको दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज इफ देर इज़ नॉट अ वेस्टवर्ड मूव, अगर वहाँ से फर्दर वेस्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। ये जो बात इससे पहले मैककरी ने कही थी, वो बात यही ये भी कह रहे हैं, मैकैफरी ने जो बात कही थी कि फर्दर वेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, वेस्टर्न सऊदी अरबिया, सदर्न यूरोप और इसराइल की तरफ, यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये लॉस ऑफ कंट्रोल बताता है, और कहते हैं कि दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इम्पेरेटिव्स कट इन अपोजिंग डायरेक्शन। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मूव एक दूसरे के जा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस के एक वो हैं जिनसे ये बयान लिया गया है। यू हैव टू कम्बैट द परसेप्शन डेट यू आर कटिंग एंड रनिंग। इसको कम्बैट करना पड़ेगा परसेप्शन को, लेकिन करना आपको वही है, यानी आप भाग रहे हैं, इस बात को छुपाना भी पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम भाग नहीं रहे हैं, लेकिन भागना भी है और उसको मैनेज भी करना है। कैसे करेंगे आप जानिए। साथ ही साथ कहते हैं कि द कार्टर डॉक्ट्रिन डज अपीयर टू हैव कोलैप्स्ड। ये ग्रेगोरी ब्र्यू हैं, हिस्टोरियन एनालिस्ट, यूरेशिया ग्रुप के। वो कह रहे हैं कि कार्टर का जो ये डॉक्ट्रिन था वो कोलैप्स कर चुका है। एडिंग दैट देयर वाज अ सेंस दैट वाशिंगटन हैज़ कम फुल सर्कल। द इस्लामिक रिवॉल्यूशन कंपेल्ड द कार्टर डॉक्ट्रिन। कार्टर डॉक्ट्रिन को इस्लामिक रिवॉल्यूशन के कारण कार्टर डॉक्ट्रिन आया था। एंड इट वाज वॉर विथ ईरान दैट हैज़ कॉज्ड इट्स कोलैप्स, यानी उसने इस कोलैप्स को जन्म दिया है। तो ये हैं 5 बड़े बड़े नियोकॉन एंड इंटरवेंशनिस्ट, और उनकी सलाह डोनाल्ड ट्रंप को, युद्ध हार गए हो, वहाँ से निकल जाओ। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।